हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी। उन्होंने आज कई अहम मुद्दों को उठाया। आइए उनसे जानते हैं इस बारे में कि दिल्ली में अभी जो कोरोना की स्थिति है उससे आम लोगों के बारे में क्या खतरा है और उनको क्या इसमें आगे करने की ज़रूरत है। सर, जो आपने आज ये मुद्दा उठाया है कि कोरोना की जांच का जो स्टेटस है दिल्ली में वो किस तरह का है, उसमें क्या आप खामियां देख रहे हैं, क्या आपका कहना है? देखिए, जिस तरह से संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है जी। इसके विपरीत दिल्ली सरकार ये जनता को एहसास कराने जा रही है कि वे सब कुछ नॉर्मल है, जी। बल्कि परिस्थितियां इसके विपरीत है। मैं भारत के लेवल की बात करूं, हिंदुस्तान के लेवल की बात करूं तो हिंदुस्तान में 13 लाख से ज़्यादा मरीज देश में हो चुके हैं और हिंदुस्तान आज विश्व के तीसरे नंबर पर है कोविड पेशेंट की संख्या को लेकर। वैसे ही दिल्ली की हम बात करें, लगभग 1,28,000 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली शहर की मैं बात करूं तो नंबर 1 शहर है दिल्ली, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज है। प्रदेश की मैं बात करूं तो दिल्ली प्रदेश तीसरे नंबर पर है हिंदुस्तान में। फिर भी केजरीवाल साहब कहते हैं कि भी नॉर्मल है। दिल्ली के अंदर प्रतिदिन मौतें होती हैं। वो अलग बात है कि 10-5 संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, लेकिन जिस दिन घट जाती है तो केजरीवाल जी उस दिन कहते हैं कि मात्र इतनी मौतें हुई हैं। मात्र शब्द को आप इतने इजी वे में कैसे ले सकते हैं? दिल्ली के अंदर मुझे कोई एक दिन बताएं जिस दिन दिल्ली में इस कोविड-19 से मौत नहीं हुई है। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन दिल्ली के अंदर एक भी मौत नहीं होगी कि हाँ भाई, संक्रमण पर काबू पा लिया गया है। नंबर, आप आंकड़ों के साथ जिस तरह से बाजीगिरी कर रहे हैं, लोगों के जहन में आप ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके द्वारा, आपके एफर्ट से ये संक्रमण पर रोकथाम हुई, तो माफ करिएगा, केजरीवाल जी ने खुद कहा था दिल्ली की जनता को संक्रमण के साथ जीना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान भरोसे है। उन्होंने कोई ऐसा एफर्ट्स नहीं किया दिल्ली में आने जाने को लेकर के, यानी कि तमाम रास्ते दरवाजे सब खोल दिए, सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया। इसके विपरीत 2.5 महीने आप घर में बैठ जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल सरकारी बन के तैयार हैं जिसमें हम ये ओपीडी शुरू करा दें। अफसोस, वो उनको आईना दिखाने का काम मैंने जाके ऑल पार्टी मीटिंग में किया, जिसका आज इन्होंने रिबन काटा है। उसके विपरीत आप ठीकरा फोड़ते रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे बेड्स को लेकर के। जांच आप नहीं करा रहे थे। आज आपने जिस जांच का आधार बना करके कहा है कि आंकड़े घट रहे हैं, अपनी वाहवाही आप लूट रहे हैं। आपने 2 तरह के टेस्ट दिल्ली में कर रखे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट, जो एक्चुअल में WHO की और उसके अनुसार इसमें थोड़ा बहुत सटीक आंकड़े आते हैं। इसमें कहा जाता है कि कोविड है या नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। एक टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसमें पहले ही सरकार को बैन लगाना पड़ा, ये किट वापस कर दी गई। दिल्ली में आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, मौत के आंकड़े 70 तक पहुंच गए प्रतिदिन। अमित शाह जी कहते हैं कि दिल्ली पैनिक है, दिल्ली में डर है। केजरीवाल बोलता है कि दिल्ली के अंदर हालात गंभीर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने भगवान भरोसे रहिए। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी अमित शाह की एंट्री कराते हैं और पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, मैसेज देते हैं कि हम जमीन पर हैं, हम बेड्स बना रहे हैं। और इसके विपरीत सच्चाई ये है कि लोगों में संदेश कि इनके उतरने से कंट्रोल हो गया। कंट्रोल नहीं हुआ है। आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ा करके, जिसमें अधिकतर टेस्ट नेगेटिव ही आते हैं, और आप सरकार देखें उस टेस्ट के अंदर बाकायदा मेंशन किया जाता है कि इस टेस्ट के बाद, रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद आपको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। सर, दोनों का रेशियो देखें। मैं 1 मिनट और लूंगा। 19 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। 70% यानी 2,81,000 के लगभग, जिसमें पॉजिटिव रेट जो था वो 6.92% था इसका। और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, इसका 30% सैंपल यानी 1,20,000, उसमें पॉजिटिविटी रेट जो है 36 यानी कि 36.84%। तो रैपिड टेस्ट का उसमें कुछ नतीजे ही नहीं आ रहे। जब आप रैपिड टेस्ट को दोबारा आरटीपीसीआर में आप जांच के लिए भेजते हो तो उसमें 100% पॉजिटिव पाए जाते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी करी जा रही है।
दर्शाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद 1000 से ज़्यादा लोग मरीज हैं। तो स्थिति सुधर कहाँ रही है? 700 से ज़्यादा दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। गरीब बस्ती लीजिए, गांव लीजिए, पॉश एरिया लीजिए, दिल्ली का कोई भी कोना लीजिए, सरकारी दफ्तर लीजिए, सरकारी आवासीय कॉलोनी लीजिए, हर जगह तो कंटेनमेंट जोन बन गए। एक तरफ जोन बढ़ रहे हैं, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि कंट्रोल में स्थिति। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है और RT-PCR जो टेस्ट है, ये किन मरीजों के लिए तय किया गया है कि भाई सिम्टम है तो आप ये कराएंगे और सिम्टम नहीं है तो आप ये कराएंगे? क्या ऐसा कोई मानक है या सब हर टेस्ट हर आदमी करा सकता है? देखिए, आप शुरुआती दौर में आप जब देखेंगे पूरी दिल्ली में ये संक्रमण तेजी से फैला तो केजरीवाल साहब घर छुप के बैठ गए थे। इस आवाज को उठाने वाले हम ही लोग हैं। हमने सरकार पर पूरी तरह से दबाव डाला, लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। लोग भय में थे, खौफ में थे, बेड्स नहीं मिल रहे। याद होगा आपको, हॉस्पिटल्स के बाहर डेथ हो रही थी और ये अपने घर बैठे थे जी। चाहे भाजपा के लोग हों या ये केजरीवाल जी के जी लोग हों, सरकार के लोग हों। तो कांग्रेस ने जब ये बातें उठाई और ये बताया गया कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोग भय में हैं, तो उस समय इन्होंने उस प्रेशर पे और पार्टी मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये माना, गृह मंत्री की मीटिंग में भी ये माना गया। और ये सवाल मैंने और सजेशंस वहां रखा था, 11 बिंदु मैंने रखे। उसमें एक बिंदु ये भी था कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, और ये सुझाव भारत सरकार को लगातार राहुल जी दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ये कह रहा था कि जब तक हम पूरे विश्व की प्रैक्टिस देखें, आधार देखें इसके खिलाफ जंग का, तो यही है कि आप टेस्ट करिए, ट्रेस कीजिए और ट्रीटमेंट दीजिए लोगों को। सो जब तक आप टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे, आप इस पे विजय हासिल नहीं कर सकते। और इनको मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि ये हम सुझाव दे रहे थे, इन्होंने डिले किया और ये भूल गए कि इस देश के हम भी प्राणी हैं, हम भी नागरिक हैं और देश की रक्षा के लिए हम ये सुझाव दे रहे हैं, मानवता की रक्षा के लिए दे रहे हैं। जिसके तहत इन्होंने उसी भरी मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में गृह मंत्री की में ये कहा कि कल से हम ये टेस्ट बढ़ाएंगे। जब हमने कहा कि इसमें रिकमेंडेशन चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 4,500 रुपये टेस्ट का हो रहा है, तो आश्वस्त किया कि 400 रुपये में करेंगे और 2200 रुपये में करेंगे। पर रैपिड टेस्ट बंद हो चुका था, इन्होंने इन्हीं आंकड़ों को घटाने बढ़ाने के लिए रैपिड टेस्ट को डाल दिया गया और ये कहा गया कि जो कराना है करा लीजिए। सो आज की डेट में टेस्ट कोई भी करा सकता है, कोई सा भी करा सकता है, लेकिन सरकारी फैसिलिटी के अनुसार 5000 से ज्यादा आज RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं। बजाय इन टेस्टों को बढ़ाने के वो रैपिड टेस्ट बढ़ा रहे हैं, जिसमें अधिकतर रिपोर्ट नेगेटिव दर्शाई जाती है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूं, जो सर्वे अभी आया है, सेरोलॉजी सर्वे, ये दिल्ली सरकार ने ICMR के साथ मिलकर सर्वे किया और उनका मानना है कि दिल्ली की लगभग 23% आबादी इस संक्रमण से ग्रसित हुई है। 23% मान के चलिए, 2 करोड़ की आबादी में लगभग 48 से 50 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि दिल्ली पूरी तरह से संक्रमित है। जब दिल्ली संक्रमित है तो केजरीवाल जी कैसे कह सकते हैं, कैसे आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, कैसे अपने लिए बधाई ले सकते हैं? बड़े बड़े होर्डिंग, प्रचार, समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी ऐड के माध्यम से आप अपने आप को एक तरह से ये प्रूव करने में लगे हुए कि हमने कंट्रोल कर लिया। बीते दिन की बात करूं, 32 लोगों की मौत हुई। 32, वो भी मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। 32 मौतें एक दिन में हो जाए, उसके लिए कहें कि सिर्फ अब 30 या 32 लोग मर रहे हैं। तो माफी चाहता हूं, मुख्यमंत्री की जुबान से ये शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री या किसी शासक का अपनी प्रजा का एक भी व्यक्ति मरता है तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आंकड़े हैं कल 24 जुलाई के, ये मेरे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं। और आप यहां देखेंगे 32 मौतें हुई हैं जी। सक्रिय जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, एक्टिव केसेस 13,681 तो सरकार मान रही है जी। प्लाज्मा बैंक में बोल रहे हैं हमारे पास 500 यूनिट है, इंतजार क्यों कर रहे हैं आप जी? 13,000 एक्टिव केस में दीजिए ना प्लाज्मा थेरेपी, बचाइए लोगों को जी। ये बताइए 32 केसेस में कितने लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई? यदि नहीं दी गई तो आप किस लिए स्टॉक करना चाह रहे हैं? इनको मरने से बचाया जा सकता था। हम ये कह रहे हैं, इसकी जिम्मेवार आम आदमी की सरकार है, अरविंद जिम्मेदार है, ये मैं कहना चाहता हूं। सर मैं एक बड़े सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि जो महामारी की स्थिति है, शुरुआत में जब पहली बात तो ये है कि सरकार को निजी अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ा।
महामारी के समय में क्या सरकार का नियंत्रण निजी अस्पतालों पर नहीं होना चाहिए था कि भी वहाँ इलाज की व्यवस्था मुफ्त की जाए? और दूसरा, जो 4,500 रुपये चार्ज किया जा रहा था एक आम आदमी से जो बेरोजगार होने के बाद गंदी बस्तियों में रह रहा है, बिल्कुल श्रमिक है, कुछ भी उसके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट में आपके पास फैसिलिटी नहीं है, जहाँ फैसिलिटी है वहाँ पे आपको 4,500 रुपये देना, तो ये 4,500 रुपये वसूलना एक आम आदमी से जो बेरोजगार है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्या दिखाता है कि तंत्र, प्रशासन या कानून इतना लचर है, कमजोर है कि सरकार उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकी। ऐसा क्यों है? बिल्कुल, देखो साहब, दो पार्ट हैं इसकी। जो आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, दूसरा सरकार की जिम्मेवारी है। मैं समझता हूँ साहब, देखिए अरविंद को 7 साल दिल्ली में हो चुके। एक शीला जी की गवर्नमेंट थी जिसमें 15 साल का टर्म है, जो आज दिल्ली देखते हैं, जो आधुनिक दिल्ली देखते हैं। एंड मुझे देखिए गर्व प्राउड होता है जब आप इस महामारी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है, जो प्रयोग में आ जा रहा है, जो यूजफुल है, वो शीला जी की ही देन है। जी, अफसोस इस बात का, इन 7 सालों में अरविंद की क्या तैयारियां थी। हेल्थ को लेकर के इन्होंने बड़े बड़े पोस्ट होर्डिंग, इंटरनेशनल कमेंट्स भी कराए गए थे, रिपोर्टिंग कराई गई थी कि बहुत योगदान जो है दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका रहा है, जिसमें खास तौर से कहा गया था मोहल्ला क्लिनिक। तो मोहल्ला क्लिनिक की पोल खुलती इसमें दिखती है। अफसोस इस बात का है कि फर्क इतना थी, कांग्रेस ने जो डिस्पेंसरीज बनाई थी उनको मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया गया और कुछ और ऐड कर दिए गए। तो इस संक्रमण में जहां सबसे बड़ी जंग इन मोहल्ला क्लिनिक्स में लड़ी जा सकती थी, यदि वाकई वहां अच्छा व्यवस्थित ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया। वो तो हुआ नहीं सर। पूरी तरह से इस 4 महीने में आप देखिए, इस संक्रमण के खिलाफ कहीं जंग लड़ता नहीं दिखाई दिया मोहल्ला क्लिनिक, तो पूरी तरह से विफल है। अस्पताल आपने बनाए नहीं, एक इमारत आप दिखाते नहीं है। इसके विपरीत आज जो इनॉग्रेशन रिबन काटने का काम किया, वो भी शीला जी के द्वारा रखी हुई नींव है, यानी कि कांग्रेस का ही विकास दिखता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आपसे कि इन 7 सालों में अरविंद ने वो काम किया ही नहीं कि इस तरह की बीमारियों से हम लड़ें या इसके मुकाबला कर सकें। और ये बेशक से 100 साल की आई एक सबसे बड़ी गंभीर बीमारी हो, लेकिन इससे पहले भी आप देखेंगे कई बीमारी दिल्ली में आई थी। इवन जब शीला जी थी, उनकी स्वास्थ्य मंत्री लोग थे, किरण वालिया जी थी, या दूसरे साथी हेल्थ मिनिस्टर रहे, उस समय भी कांग्रेस ने मुकाबला किया। स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां आई जिसके लक्षण भी कुछ ऐसे ही थे। तो उन्हीं अस्पतालों को आज हम प्रयोग कर रहे, सिरे से खारिज कर देना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पहला झूठ। दूसरा, स्वाभाविक रूप से जब आप छुप के घर बैठ जाते हैं, आप नाकाम हो जाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है लोगों की मदद करने की, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे डिपेंड हो जाते हैं, तो इसलिए जाते हैं जब आपकी अपनी तैयारियां ना। और स्वाभाविक सी रूप से बात है, जब मांग इतनी ज्यादा हो जाए तो उसका फायदा प्राइवेट सेक्टर के लोग उठाते हैं। तो जो मार्गदर्शन, जो सुझाव, जो सजेशंस विपक्षी पार्टियों ने, हम लोगों ने और पार्टी मीटिंग में दिए थे, क्या अरविंद को ये समझ में नहीं आ सकता था कि इस पे कैपिंग की जाए? क्यों आवश्यकता पड़ी? लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पे जाकर के डिस्कशन हो और उसमें निर्णय लिया जाए। आप कैसे दूरदृष्टि वाले मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हमने कहा ये समय था अरविंद को अपने आप को सिद्ध करने का कि काबिल मुख्यमंत्री दिल्ली ने चुना है। आप कहते थे कि IRS को चुना है, पढ़ा लिखा, तो यहां मौका था अरविंद को अपने आप को प्रूव करने का। तो इसलिए मैं कहता हूं, जहां एक अपॉर्चुनिटी थी सिद्ध करने की, वहां जीरो साबित हुआ अरविंद, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री जो छिप के अपने घर में 2.5 महीने कैद रहा। सर, मैं दूसरी चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो जो कुछ पत्रकार हैं जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, कि चाहे सरकार का दबाव मान लीजिए या संगठन का या संस्थान का दबाव मान लीजिए। उनमें तरुण सिसोदिया का भी एक नाम है, जो लगातार कोरोना पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो खुद संक्रमित हुए और संदेहास्पद स्थिति में एम्स से गिरकर उनकी मौत हो गई। इस मुद्दे को आपने कई बार उठाया, तो इसमें कहाँ तक कामयाबी मिली है उनको न्याय दिलाने में? और सरकार अलग अलग कोरोना वॉरियर्स में भेद क्यों कर रही है? अगर किसी पुलिस वाले की मौत होती है तो सरकार का रवैया कुछ और होता है, डॉक्टर की होती है तो कुछ और होता है, किसी पत्रकार की मौत होती है तो सरकार का रवैया कुछ और होता है, सरकार बोलने से भी बचती है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया है, जिसपे सरकार की मंशा पे भी सवाल है। और ये बात हमने कई बार कही है। पुलिस को आप अलग दृष्टि से देखते हैं, डॉक्टर को अलग दृष्टि, और डॉक्टरों में भी वहां पे भी डिवीजन है। आप
दिल्ली सरकार का काम करने वाला डॉक्टर, आप उसको मदद देते हो, लेकिन दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे या इमरजेंसी में काम करता है, उसकी डेथ हो जाती है संक्रमण से, तो आप उस दृष्टि से नहीं देखते हो, जो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है। पत्रकारों के संबंध में हमने कहा है कि अपनी जान जोखिम में डाल के ये लोग काम करते हैं, और ये सच्चाई है। ये भी ग्रेट कोरोना वॉरियर्स हैं, ये सरकारों को जगाने का काम करते हैं, हालातों का जायजा लेके जनता को बताते हैं कि चल क्या रहा है। ये भी लोगों की लाइफ सेविंग का काम करते हैं, जब अवेयरनेस के प्रोग्राम लाते हैं, जानकारियां देते हैं, हम जैसे लोगों से पूछताछ करते हैं, जनता का पक्ष रखते हैं। सो कहीं ना कहीं पत्रकार हो, पुलिसमैन हो, सफाई कर्मचारी हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जब आपदा के समय अपनी सेवाएं दे रहा है, मैं समझता हूं वो सब कोरोना वॉरियर्स, उनकी भी जान की कीमत वही है जो एक सरकारी पद पे बैठे हुए कोरोना वॉरियर की। इसमें फेर नहीं होना चाहिए, और अफसोस यहाँ फेर किया जा रहा है। इसीलिए हमने तरुण सिसोदिया का जो जिक्र किया, एक होनहार उभरता हुआ पत्रकार था, और अभी तक वो उनकी जो मौत है वो रहस्य बनी हुई है। उनकी धर्मपत्नी के जो सवाल हैं वो सवाल हमारे भी हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसको अपने कैमरे में तरुण कैद कर रहा था। ऐसा क्या था कि आईसीयू से तरुण को भागना पड़ा। यदि आईसीयू में डाला गया तो मोबाइल कहाँ था, मोबाइल उनसे दूर क्यों किया गया, और क्या आईसीयू से निकल के आपका जो सिक्योरिटी लेवल है, हर डोर पे एक सिक्योरिटी होती है। मैं इलेक्टेड रहा हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है, आईसीयू के बाहर 3 डोरों की लेयर होती है, 3 सिक्योरिटी लेयर होती है। वहां से कैसे एक मरीज दौड़ के जा सकता है, जब कोविड पेशेंट में कहा जाता है कि संक्रमण से बहुत वीकनेस आ जाती है, चल नहीं फिर पाता, मॉरली थोड़ा वीक होता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब शायद दिल्ली पुलिस को ढूंढना चाहिए। और उस परिवार की क्षति हुई है, पत्रकारिता की क्षति हुई है, कोविड था, बावजूद उसके वो अपना काम कर रहा था, पर सच सामने आना चाहिए। ये आग्रह हमने सीपी को भी लिखा है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा है, एलजी साहब को भी लिखा है, पर अफसोस है अब तक उसकी कोई जानकारी ना तो स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार कुछ दे पाया है, ना दिल्ली पुलिस होम मंत्रालय दिल्ली को बता पाया। सर, एक छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास में एक बहुत बड़ा कोविड कैंसर केयर सेंटर बनाने का दावा किया गया कि अभी वहाँ 10,000 पेशेंट हैं। अभी 2 दिन पहले वहाँ से रिपोर्ट आई है कि वहाँ किसी लड़की के साथ यौन शोषण की घटना हुई है। तो इस पे आप सरकार को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को, केंद्र को कितना जिम्मेदार मानते कि जहाँ पर इतने सारे लोग हैं वहाँ किसी लड़की के साथ यौन शोषण होता है, तो उस समय हमारी सुरक्षा एजेंसी या हमारी पुलिस या हमारी सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी वो कहाँ थी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये बहुत जो दावे उनकी पोल खोलते हैं, और जो जानकारी है आई थिंक वो फोर्सेस के पास सौंपा हुआ है वो कोविड सेंटर। बस सवाल ये उठता है कि आज बेशक अरविंद मुख्यमंत्री हैं, पर वो हमेशा लोगों को विश्वास दिलाते थे। मुझे याद आ जाता है कि मुख्यमंत्री रहते ये बड़ा जिगरा चाहिए जब शीला जी ने कहा था कि मेरे घर में भी बेटी है, लेकिन निर्भया जो बेटी थी उसकी रेप की घटना पे जिस तरह से इन लोगों ने शीला जी के बारे में अपशब्द और क्या क्या बातें कही थी, एक माँ समान उस औरत के बारे में, तो आज केजरीवाल जी आपकी कस्टडी में, आपके जुरिडिक्शन में जो सेंटर है, वहाँ एक बच्ची के साथ ये रेप की घटना होती है। इसका जवाब तो अरविंद को ही देना होगा। दूसरा सवाल ये उठता है, कांग्रेस ने तो उस परिवार की मदद की, निर्भया की पूरी फैमिली की, उसके भाई को पढ़ाई लिखाई से लेके उनका जो कर सकते थे कांग्रेस परिवार की सरकार ने वो किया। क्या केजरीवाल उस बच्ची के परिवार को और उसको इस तरह की मदद देगी? यहाँ तो सीधे तौर पे आपके प्रीमिसेस में ही घटना हुई है, तो इसका जवाब मैं समझता हूँ अरविंद को देना चाहिए। सर, मैं एक केंद्र से जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार बहुत कई घोषणाएं कर रही है, लेकिन अब टीका बनने की भी बात आ रही है। भारत में टीका बन रहा है, एम्स में उसका ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी अभी सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि टीका जो बनकर आएगा वो बाजार में बिकने के लिए होगा या सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए आम लोगों को निःशुल्क लगाया जाएगा। इस पर अभी तक कहीं से कोई राय, कोई बात नहीं उठी है। मैं जानना चाहता हूँ ये क्या होना चाहिए कि भी ऐसा ना हो कि 4,500 रुपये का टेस्ट कराने की तरह ही टीका जो है बहुत कीमत वाला हो और आम लोगों तक वो पहुंच ही ना पाए। देखिए, प्रश्न आपका जायज है। जो अब तक सरकारों का व्यवहार देखें, चाहे केंद्र या दिल्ली का, तो अब तक एक व्यवसाय की तरह से काम कर रही हैं सरकारें। और आप देखिए, इस आपदा में जहां सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि अपने नागरिक, अपने देशवासियों की मदद के साथ एक सहयोगी तौर पे खड़े, वहीं पे चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, वहाँ पे वैट के द्वारा
दिल्ली में पैसा उगाही किया जा रहा है, भारत सरकार एक्साइज के रूप में पैसे वसूल रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सरकार की मंशा पे तो जरूर शक है। एक मेडिसिन, एक इंजेक्शन का 4,000 रुपये का 40,000 रुपये में यहाँ बिक जाता है। प्लाज्मा पे हम ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो प्रश्न आपका जायज है, लेकिन इस आपदा में कहीं पे भी कोई भी यदि टीका बनता है तो ये जनता को निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। कांग्रेस की मांग है, रहेगी। इस पे कोई भी पैसा ना लिया जाए। ये बाकी बीमारियों के तहत फ्री में घर घर में जाकर के टीके की, जब टीका आएगा, अभी तो पहले उसकी चर्चा हो रही है। ना जाने क्यों बीच में एकदम से खबर आती है टीका बन गया, फिर खबर आती है कि साल भर लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये डालने की कोशिश की जाती है, आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जाती है। कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो मेरा अभी इस पर ज़्यादा कहना तो कुछ उचित नहीं होगा, पर स्वाभाविक रूप से ये जनता की ये मांग रहेगी। इस आपदा में पैसा वसूलने का काम कम से कम सरकारें ना करें। धन्यवाद सर।